डर की रात में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी भयानक, रहस्यमयी और खौफनाक कहानियाँ। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज की कहानी, जंगल की नौकरी। महंगाई के इस दौर में हर कोई एक अच्छी नौकरी की तलाश में रहता है। कोई ऐसी नौकरी जिससे घर का चूल्हा जल सके। लेकिन जब जेब खाली हो और पेट भूखा तो इंसान काम नहीं देखता, सिर्फ पैसा देखता है। मुझ पर भी वही वक्त आया था। बेरोजगारी ने हालात तोड़ दिए थे और तभी मिली मुझे एक नौकरी, जंगल में रात की निगरानी करने की। तनख्वाह पूरे 40,000, रहना फ्री, खाना फ्री और बस एक शर्त, डरना नहीं है। हर कोई कहता है नौकरी कोई भी हो, डरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर नौकरी ही डर बेचती हो तो? मैं हूं रवि और मैंने एक ऐसी नौकरी पकड़ ली थी जहां बॉस कोई इंसान नहीं था। इसे समझने के लिए इस कहानी को तुम्हें सुनना होगा, और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद तुम भी मेरी तरह एक अजीब नौकरी की तलाश में हो जो जिंदगी बदल दे। मेरी जिंदगी बदली नहीं, बदली थी तो मेरी मौत। ये बात उन दिनों की है जब मैं बेरोजगारी में जूझ रहा था। हालात इतने खराब थे कि क्या ही कहें। हर दिन जैसे तैसे कटता था। सुबह नौकरी की तलाश, दोपहर में घर वालों के ताने और रात को नींद में चिंता। फिर एक दिन OLX जैसी वेबसाइट पर मुझे एक पोस्ट दिखी। जंगल के रिसर्च एरिया में रात की देखरेख के लिए कर्मचारी चाहिए। अकेले काम करना होगा, रहना खाना फ्री, सैलरी 40,000 रुपये महीना, बस हिम्मत होनी चाहिए। पहले तो लगा शायद कोई किसी तरह का स्कैम होगा, फिर लगा अगर ये सच में कोई मौका हुआ तो। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे वहीं ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। उसके ठीक 2 घंटे के भीतर ही मुझे कॉल आया। आवाज गहरी और बेहद शांत थी, जैसे कोई सांप फुसफुसा रहा हो। कांग्रेचुलेशन रवि, आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका एडवांस आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। कल शाम तक लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर कन्हई जंगल के पास वाले बस स्टैंड पर पहुंच जाइए। वहां एक जीप मिलेगी और वहीं से आपकी नौकरी की शुरुआत होगी। और बस इतना कहकर फोन कट गया। कमाल है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? लेकिन तभी एक मैसेज ने मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए। वो मैसेज मेरे बैंक से था, जिसमें अभी किसी ने पूरे 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाले थे। मेरा मन तो जैसे जोरों से नाचने को किया। मैं खुश हो गया। मैंने 10,000 निकालकर माँ को दिए और माँ को बोल दिया किसी और चीज की जरूरत हो तो बताना, क्योंकि अब आपके बेटे के सर से बेरोजगारी का भद्दा कलंक हट चुका है। माँ की खुशी का ठिकाना न था। अगले दिन मैं बैग लेकर उस जगह पहुंचा। वो जगह एकदम वीरान थी। चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी हुई सड़कें और दूर दूर तक किसी भी आदमी का कोई निशान नहीं था। शाम के ठीक 6:10 पर एक पुरानी महिंद्रा जीप आकर रुकी। उसमें बैठा था एक आदमी, नाम आरिफ, गहरे रंग की शर्ट, थके हुए चेहरे पर दाढ़ी और आंखों में खामोशी और डर का अजीब सा मेल जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार है? उसने पूछा। मैंने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन जंगल में रात बिताना कोई बड़ी बात नहीं। वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में कुछ टूटा हुआ था। हमारी गाड़ी पिछले 1 घंटे से चलते चले जा रही थी। उस बीच मैंने उसका नाम भी पूछा तो उसने आरिफ बताया, बाकी उसने कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद हमारी गाड़ी रुकी जंगल के बीचों बीच, जहां एक छोटा सा लकड़ी का कैबिन था। उसमें एक लैंप, एक पुराना वायरलेस रेडियो, एक बिस्तर और कुछ दवाइयां थी। आरिफ ने मुझे कुछ नियम बताए और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नियम टूटने नहीं चाहिए। नंबर 1, रात के 8 बजे के बाद कैबिन से बाहर मत निकलना। नंबर 2, अगर खिड़की पर कोई दस्तक दे, दरवाजा मत खोलना। नंबर 3,
अगर जंगल से कोई तुम्हारा नाम पुकारे, उसका जवाब बिल्कुल भी मत देना। नंबर 4 और सबसे ज़रूरी, अगर रेडियो अपने आप ऑन हो जाए तो सिर्फ यस कहना है। तू इन बातों को मजाक समझेगा, उसने कहा, लेकिन इस जंगल में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी किसी को नहीं दिखता। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक डरा दिया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाते हुए कहा, अरे यार, सिर्फ नियम ही तो है जो मुझे फॉलो करने हैं, और बस, कुछ नहीं। रात के 8 बजते ही मैंने केबिन का दरवाजा बंद कर लिया, जैसा नियम में बताया गया था। बाहर अजीब सी खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना पत्तों की सनसनाहट। 10:12 पर अचानक रेडियो से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई सांसें लेकर बोलने की कोशिश कर रहा हो। Do you hear me? मैं घबरा गया। तभी मुझे नियम नंबर 4 याद आया। कुछ सेकंड सोचकर मैं डरते हुए बोला, यस। फिर रेडियो बंद हो गया। उसके ठीक 5 मिनट बाद खिड़की पर किसी की दस्तक हुई। रवि, रवि, मैं हूं अनीश, तेरा कॉलेज वाला दोस्त। दरवाजा खोल, देखना मुझे। एक जानी पहचानी आवाज, लेकिन अनीश तो मुंबई में था और यह आवाज उसकी बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं डर के मारे कांपने लगा था, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला, जैसा कि नियम नंबर 3 में लिखा था, और मैं एक कोने में बैठकर पूरी रात काट दी। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, आरिफ आया और मैंने उसे सारी बातें बताई। उसने कहा, अच्छा किया दरवाजा नहीं खोला। कई लोग तो पहले ही दिन या तो डर के मारे भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं, और जो रहते हैं वो भी धीरे धीरे बदल जाते हैं। मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, ये सब क्या है? बस बोला, अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं हूं ना तेरा दोस्त, तुझे ये सब झेलने की आदत हो जाएगी और सैलरी भी बढ़ने लगेगी। मन में डर तो था, लेकिन बेरोजगारी ने हालात इतने खराब किए थे कि अब इन सब चीज से घबराकर उस परेशानी से जूझती जिंदगी में मैं वापस नहीं जाना चाहता था। अगले कुछ दिन आरिफ के साथ मैं समय बिताने लगा। दिन में वो मुझे जंगल के रास्ते दिखाता, पेड़ों की बातें बताता, और रात के डरावने नियम फिर से दोहराता। मैंने एक दिन उससे पूछा, तू यहाँ कितने साल से है? उसने कहा, मैं तो बस बहुत सालों से हूं। फिर मैंने कहा, तेरी उम्र क्या है? उसने कहा, ऐसे समझ ले अब मैं गिनता नहीं। रात भर जागकर निगरानी करना और दिन में उसी केबिन में आराम से सो जाना। एक दिन सोते हुए मुझे एक सपना आया, जिसमें एक काला दरवाजा दिखा। उसके पार धुंध, सड़े हुए शरीरों की गंध और एक लड़की जिसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो मुझे देख रही थी। उसी दिन दोपहर को आरिफ मेरे पास आया। अचानक उसने पूछा, क्या कोई सपना आया? मैं चौंक गया। वो बोला, अब तू भी देखेगा, हम सब ने देखा था। मैंने बोला, भाई बता क्या देखा था? उसने बस इतना कहा, सब समझ जाएगा। उस रात जब सुबह का उजाला होने ही वाला था कि अचानक मुझे केबिन से बाहर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार कोई नाम नहीं लिया गया था। किसी ने धीमी आवाज से कुछ कहा था, वो तेरा दोस्त नहीं है रवि। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया था, मगर पहरा भी तो देना था। रह रहकर वही बातें मेरे सामने घूम रही थी। तभी मेरी हल्की सी आंखें झपकी और अचानक केबिन के बाहर फिर वही फुसफुसाहट सी सुनाई दी, लेकिन इस बार सिर्फ नाम नहीं लिया गया। इस बार किसी ने धीरे से दरवाजे पर एक पंक्ति उकेरी, जैसे नाखून से लिखा गया हो, वो तेरा दोस्त नहीं है रवि। बस इस लाइन ने मेरी पूरी सोच को ही हिला डाला। मैं सारी रात परेशान रहा। आंखों के सामने वही नाखून से उकेरी गई लकीरें, वही फुसफुसाहट और दिमाग में गूंजती हुई बात, आखिर ये आरिफ कौन है? सुबह होते ही
दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकला। जंगल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, पर मेरा मन वो अब भी घबराया हुआ था। आरिफ हमेशा की तरह अपने समय पर तैयार था। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जानता था कि मैं अब डर चुका हूं। कैसी रही रात? उसने पूछा। मैंने टालने की कोशिश की, बस नींद नहीं आई। वो मुस्कुराया और बोला, ये जंगल नींद नहीं देता रवि, ये बस लेता है। आज उसने मुझे जंगल के और अंदर तक ले जाने को कहा। हम पेड़ों के झुरमुटों के बीच से होते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचे। तंबू, टूटी हुई कुर्सियां और जमीन में धंसी एक लोहे की जंजीर पड़ी थी। ये क्या है? मैंने पूछा। पुराने लोग थे पहले जो यहाँ काम करते थे, अब नहीं है क्योंकि वो रुक गए थे, समझा? मैंने समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन जवाब हवा में ही लटका रह गया। फिर वहां से लौटने के बाद मैंने केबिन में सफाई करते वक्त लकड़ी के फर्श के नीचे एक पुराना छेद देखा। उसके अंदर पुरानी फटी डायरी पड़ी थी, धूल और खून से सनी हुई। ये डायरी किसी शेखर सिंह की थी, पर्सनल डायरी जो हाथ से लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था 13 नवंबर। आज रात आरिफ ने मुझे रेडियो पर यस बोलने को मजबूर किया। उसके बाद मुझे ख्वाब आने लगे और अब मुझे अपने आप पर शक होता है। मैंने पेज पलटा, उस पर लिखा था 14 नवंबर। आज मैंने उसे दरवाजा खोलते देखा, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। तभी मैंने अगला पेज पलटा, उस पर लिखा था 15 नवंबर। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो याद रखना, आरिफ इंसान नहीं है। ये पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। इन्हीं सब बातों के चलते कब शाम हो गई और दिन ढल गया मुझे पता ही नहीं चला। अब वक्त हो चुका था पहरा देने का। उस रात लैंप की रोशनी बहुत कम थी और बाहर भी कोई हलचल नहीं थी, लेकिन खिड़की पर किसी की परछाई कई बार आई, जैसे कोई टहल रहा हो या मुझे देख रहा हो। और फिर वही आवाज आई, रवि बाहर आ, मुझे देख, मैं अब भी अनीस हूं। मैंने आज भी दरवाजा नहीं खोला, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। तभी अचानक रेडियो अपने आप ऑन हुआ। इस बार उसमें कोई सवाल नहीं था, बस वो पुराना शोर। मैंने डर के मारे यस कह दिया। पूरी रात दहशत के साथ कटी और सुबह 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा झांक कर देखा तो सामने आरिफ था। उसने पूछा, सब ठीक है? मैंने डरते हुए कहा, तू इंसान है ना? वो अचानक ठाके मारकर हंसने लगा। अबे तेरे जैसा ही हूं, पर जो चीजें हमें घेरे हुए है वो इंसान नहीं, और तू अब उनके पास आता जा रहा है। फिर मैंने पूछा, तो तू रुका क्यों है यहाँ? उसने कहा, क्योंकि मैं भी कभी तेरी तरह यहाँ आया था और फिर वो मेरे अंदर समा गए। और इतनी बात कहकर वो वहां से चला गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके शब्दों में मेरी रीढ़ में सिहरन सी पैदा कर दी थी। मैं भी डरते डरते अपने कैबिन में ही रहा और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। आज मैं दोपहर में अकेले ही जंगल घूमने गया, जहां मुझे एक पुराना टूटा हुआ शीशा मिला। उसे उठाकर देखा तो उसमें मेरी परछाई दिखी, लेकिन उसका चेहरा मुझसे अलग था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने उसे जोर से जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया और वहां से चला आया। रात को मैंने फिर वही पर्सनल डायरी उठाई और उसके पन्ने ठीक से पढ़े। अंत में लिखा था, अगर तू आरिफ से मिल चुका है तो भाग जा या फिर खुद को बांध ले, वरना तू भी उसके जैसा बन जाएगा। आरिफ अकेला नहीं है, वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, असली शिकारी तो और भी है।
उस रात जब मैं अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था तो मैंने साफ सुना केबिन की दीवारें खुद ब खुद फुसफुसा रही थी। अब तू हमारा है रवि, अब तू नहीं बचेगा, अब तू नहीं बनेगा। मैंने आंखें खोली तो देखा छत पर आरिफ उल्टा लटका हुआ है और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं। ऐसा दिन पर दिन होता चला गया, मगर अब मुझे नींद नहीं आती। कभी लगता है मैं अभी जाग रहा हूँ, फिर अचानक किसी और जगह खुद को देखता हूँ, जंगल में अकेला, और मेरे पीछे कोई चल रहा होता है। मैंने खिड़की से बाहर झांका, आरिफ कहीं नहीं था, पर वो अब मेरे मन में था। उसके शब्द, उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट हर वक्त मेरे साथ चलती थी। अब तू नहीं बचेगा रवि, अब तू नहीं बनेगा। उस दिन रेडियो में कुछ बदला था। पहले तो सिर्फ यस और नो ही पूछे जाते थे, मगर अब सवाल बदल गए थे। अब सवाल थे, क्या तू अब भी इंसान है? अगर तुझे रास्ता मिले बाहर निकलने का, तो क्या तू आरिफ को छोड़ जाएगा? क्या तुझे अपने ही शरीर पर भरोसा है? ऐसे सवाल सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और रेडियो चुप हो गया। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं आरिफ की सच्चाई खुद पता करूंगा। मैं पीछे गया जहां वो पुरानी जंजीरें थी और पुराने तंबू थे, और वहां कुछ खोदने लगा। जमीन सख्त थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे हाथों में कुछ लगा। एक इंसान के हाथ की हड्डी। उसके पास एक छोटा सा तावीज पड़ा था। उस पर लिखा था, आरिफ हमें क्यों छोड़ा? और पीछे तारीख पड़ी थी 2007। मतलब आरिफ यहाँ 18 साल पहले भी था। मैं घबरा गया। फिर मैं मेन ऑफिस की तरफ बढ़ा। वहां मैंने एक पुराना रिकॉर्ड देखा जिसमें जिन लोगों ने यहाँ काम किया था उनकी लिस्ट थी। नाम आरिफ सैयद, तैनाती 2006, स्थिति 2007 में लापता, स्टेटस अपडेट रिस्पॉन्डिंग 2015 बट नॉट द सेम। नॉट द सेम मतलब 8 साल बाद लौटा, लेकिन वो नहीं था। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। उस रात चारों तरफ इतनी घनी धुंध थी कि मैं खुद अपने हाथ तक नहीं देख पा रहा था। मैं बिस्तर में था, लेकिन मुझे आवाजें आने लगी, बचाओ, मुझे मत छोड़ो, मैं अभी यहीं हूं। फिर मैंने दरवाजे की दरार से देखा, बाहर कोई झुककर रेंगता हुआ केबिन की तरफ आ रहा था। वो कोई और नहीं, आरिफ था, पर उसका चेहरा इंसानी नहीं था। काला, लटकती चमड़ी, आंखों में खून। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी वो गुस्से में बोला, रवि, जो दिखता है वही सच नहीं होता। तू अब भी सोच रहा है कि मैं कौन हूं? चल, अब मैं तुझे दिखाता हूं। यह कहकर वहां से वो गायब हो गया। अगले दिन सुबह जब मैंने उसी दिशा में जाना शुरू किया जहां से आरिफ अक्सर आता था, कुछ दूर जंगल में एक गहरा कुआं दिखा। उस कुएं के अंदर कुछ सीढ़ियां जा रही थी। मैं अंदर घुसा और नीचे देखा एक लंबी सुरंग। मैं सुरंग के अंदर घुसा। दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान थे। कुछ जगहों पर उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ था। मैंने ध्यान से पढ़ा। मुझे समझ आया, जो अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता, या फिर कुछ और बनकर आता है। हम लौटना चाहते थे, पर रास्ता आरिफ बन गया था। सुरंग में आगे बढ़ते हुए मुझे दीवारों में जमे सड़ चुके चेहरे दिखे। उनके मुंह खुले थे, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे थे। और तभी सब एक साथ बोले, रवि, तू लौट सकता है, आरिफ को छोड़ दे, मत बन उसका साथी। मैं घबरा गया और मैं चीखता हुआ वहां से बाहर भाग आया। मैं अब इन सब से छुटकारा पाना चाहता था। मैं छुटकारा पाना चाहता था अपनी इस 40,000 वाली नौकरी से। अब मुझे बेरोजगारी बहुत अच्छी लगने लगी थी। जान है तो जहान है। मैं भागता गया और भागता ही गया, मगर उस जंगल का अंत जैसे अंतहीन बन गया था। तभी मुझे कुछ कच्चे मकान दिखाई दिए।
मैं उन मकानों की तरफ गया, मगर मुझे वहां निराशा हाथ लगी। वहां कोई नहीं था। फिर मेरी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। तभी मेरी नजर एक बूढ़े फॉरेस्ट गार्ड पर पड़ी। मैंने उनसे संपर्क किया, जिसका नाम था नबील चचा। वो रिटायर हो चुके थे और गांव के बाहर रहते थे। मैंने उन्हें सारी बातें बताई और आरिफ के बारे में भी कहा। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, आरिफ कभी था ही नहीं। वो तो जंगल की आत्मा है जो हर 10 साल में एक शरीर ओढ़ लेती है। वो पहले भी कई कर्मचारियों के साथ ऐसा कर चुकी है। जो तू समझ रहा है कि तेरा दोस्त है, वो तेरा इस्तेमाल कर रहा है ताकि तू उसके लिए अगले शिकार को बुला सके। अब सारी चीजें साफ हो रही थी। आरिफ इंसान नहीं था, वो जंगल का ही एक हिस्सा था। पर मैं तो तब चुका जब मेरी जेब में रखा तावीज अपने आप ही गर्म हो गया। मैंने उसे निकाला, उस पर खून बहने लगा। मेरे कानों में अपने आप ही आवाज आने लगी, रवि, अब तू मेरा है। अगला शरीर तेरा होगा अगले शिकार के लिए। अब मैं नींद में भी जागता हूँ। आंखें बंद होती हैं, लेकिन मैं देखता हूँ। सांसें चलती हैं, लेकिन मैं सांस नहीं ले पाता। उस दिन जब मैंने तावीज को हाथ में पकड़ा और उस पर खून की बूंदें टपकने लगी थी, उसी पल से सब कुछ बदलने लगा था। मेरा शरीर अब मेरा नहीं लगता था। कभी कभी मेरी उंगलियां खुद ब खुद हिलने लगती थी, बिना मेरी मर्जी के। आईने में चेहरा देखता तो परछाई थोड़ी देर तक देखती ही रहती। जब मैं पीछे हट जाता तब भी। एक बार तो मैंने अपने चेहरे पर दोहरी परछाई देखी, मेरी और किसी और की भी। रात के तीसरे पहर दरवाजा खुद ब खुद खुला। वो वहीं खड़ा था, आरिफ। लेकिन अब उसकी आंखें इंसानी नहीं थी, वो खड्डे जैसी काली थी। जैसे अंदर झांकोगे तो खुद को ही देख लोगे। उसने धीरे से कहा, अब तू मेरे जैसा हो गया है, बस आखिरी कदम बाकी है। तू अब इंसानों का नहीं, जंगल का है। मैं जैसे कानों से सुन तो रहा था, मगर अपनी जुबान से कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में आत्मा तो मेरी थी, मगर शरीर किसी और के बस में था। मैंने अपने हाथ की नसों में कुछ हिलता हुआ देखा। नसें गाढ़ी काली हो गई थी, उनमें से कुछ रेंग रहा था। मैंने जोर से मरोड़ा हाथ को, लेकिन दर्द नहीं हुआ। फिर मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी आंखें अब हल्की धुंधली नीली थी, वैसी जैसे आरिफ की हुआ करती थी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन भीतर से एक आवाज आई, तू अब बन चुका है, अब पीछे कुछ नहीं बचा। रेडियो फिर से चालू हुआ, बिना छुए। इस बार कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक वाक्य, अब तू दूसरों को बुलाएगा और उनका स्वागत करेगा। और फिर वही आवाजें, जैसे किसी ने हजारों आत्माओं को एक साथ सजा दी हो। सब चीखते चिल्लाते रहे। मैंने अगली सुबह एक पुराना नक्शा खोज निकाला। उसमें जंगल के भीतर एक बंकर जैसा कुछ दिख रहा था, जहां पहले स्पेशल वर्कर्स को रखा जाता हो। मैं वहां गया। दरवाजा आधा जला हुआ था। मैं भीतर घुसा और वहां की दीवारों पर लिखा था, आरिफ नहीं है, वो कभी था ही नहीं, वो बस जंगल की भूख है। जिस दिन तू उसे पहचान जाएगा, उस दिन तू खुद उसका हिस्सा बन जाएगा। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे फिर वो सुरंग दिखी, लेकिन अब असली नहीं, मन की गहराई में। मैं चला और पहुंचा वहां जहां पहले कर्मचारी जिंदा जले थे। वो सब वहां थे, पारदर्शी, भटकते हुए, कुछ टूटे हुए चेहरे लिए, और उनके बीच खड़ा था आरिफ। लेकिन उसके चेहरे पर अब मेरा चेहरा था। अब तू मेरी जगह लेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। जो आता है वो कभी जाता नहीं, बस आगे भेजा जाता है। यही नियम है। इसका मतलब वो कर्मचारी जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, वो सुरंग जो दिखती नहीं लेकिन हर रात किसी को निगल जाती है, और आरिफ जो सिर्फ एक नाम है। असल में वो कोई आत्मा नहीं, वो एक सिस्टम है।
अब मैं सब समझ चुका था। ये एक ऐसा चक्र है जहां एक को पकड़कर आगे भेजा जाता है। मेरा प्रमोशन हो गया था एक और बड़े कैबिन में। कैबिन के अंदर एक टेबल अलग से दिया गया था जहां पर एक फोन और एक वायरलेस रेडियो रखा था। इसका मतलब अब मेरी बारी थी, मुझे किसी को लाना था। अगले दिन ऑफिस के टेलीफोन पर एक कॉल आया। हेलो, क्या वहां अभी भी काम का मौका है? मेरा नाम सूरज है और मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं चुपचाप सुनता रहा। मेरे अंदर की आत्मा चीख रही थी, रवि मत कर ऐसा, ये तू नहीं है, उसे मत बुला। लेकिन खुद ब खुद मेरी जबान बोली, हाँ आ जाइए, जगह खाली है। मैंने भी उसे वहीं बुला लिया, ठीक उसी जगह जहां कभी मुझे आरिफ ने बुलाया था। शाम को जब सूरज आया, मैंने उसे वहीं रजिस्टर भरवाया, उसी कलम से जिसमें स्याही नहीं खून था। आरिफ मेरे पीछे खड़ा था, मुस्कुराता हुआ और कुछ बुदबुदाता हुआ। अब तू मेरा नहीं, तू खुद मैं हूं। और मैं कुछ नहीं कह पाया। सूरज की आंखों में वही उम्मीद थी जो कभी मेरी आंखों में थी, लेकिन अब मैं नहीं रहा। मैं बस एक औजार बन चुका हूं। फिर मैंने उसे वही पुराना कैबिन दिखाया, वही नियम समझाए। रात में बाहर मत निकलना, रेडियो ऑन हो तो यस कहना, नाम सुनाई दे तो चुप रहना। वो मुस्कुराया, बोला, डराओ मत भाई, मैं नॉर्मल बंदा हूं। मैंने सर झुका लिया क्योंकि अब मैं नॉर्मल नहीं था। रात के 10 बजते ही शुरू हुआ खौफनाक खेल। रेडियो ऑन हुआ, उसने यस बोला। उसके कुछ समय बाद कोई उसे बुलाने लगा, ठीक उसी तरह जैसे कभी मेरे साथ हुआ था। और हर डरावनी रात के बाद जैसे आरिफ मेरे पास आता था, ठीक उसी तरह अब मेरा नंबर था उस लड़के से मिलने का। अगले दिन जब मैं उससे मिला, वो डरा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे, होठ सूखे हुए और घबराता हुआ बोला, भाई रात को किसी ने मेरा नाम लिया, लेकिन आवाज मेरी माँ की थी जो 5 साल पहले मर गई थी। मैंने उसे झूठा दिलासा देते हुए कहा, यह सब तेरे दिमाग का खेल है, धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। और उसको जंगल घुमाने के लिए ले गया। उसकी दूसरी रात के पहरे के बाद जब मैं उससे सुबह मिला, उसका तो जैसे अंदाज ही बदला हुआ था। आज वो डरा हुआ तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, जैसे उसके साथ रात में कोई अनहोनी हुई ही ना हो। सूरज बोला, भाई साहब यहाँ तो बहुत सुकून है। शहर की भागदौड़ से हटकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ सच्चा है। मैं मुस्कुरा दिया, वैसी ही मुस्कुराहट जैसी आरिफ मुझे दिया करता था। उसकी आंखें मेरा चेहरा पढ़ नहीं सकी, लेकिन मेरी आंखें उसका भविष्य पढ़ चुकी थी। दूसरे दिन उसे लोअर कैंप भेजा गया, जहां पहले कभी मुझे भेजा गया था। मैंने उसे वही पुराना नक्शा थमाया, जिसमें एक रास्ता था जो कभी कागज पर नहीं छपता था, लेकिन जंगल उसे पहचानता था। मैं जानता था कि वो रास्ता सीधे उस सुरंग तक जाता है। उस दिन जब सूरज अकेला उस रास्ते पर गया, मैं छुपकर उसके पीछे गया, लेकिन वहां वो डरा नहीं। वो रुका और जमीन को छुआ। फिर उसने हवा में कुछ बुदबुदाया, जैसे उसे पहले से पता हो कि यहाँ क्या है। मैं उसके और नजदीक गया और पहली बार उसकी आंखों में एक झलक दिखी, कुछ ऐसा जो मैं पहचान नहीं सका। जैसे ही उसने पीछे पलटकर मेरी ओर देखा, जैसे वो जानता था कि मैं वहां हूं। सूरज बोला, तू सोचता है तू अकेला है? जो फंसा वही फंसाने वाला बनता है, लेकिन क्या कभी सोचा है जो फंसाने आया हो वो खुद ही शिकार निकले? ये कहकर सूरज जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें हल्की नीली हो गई थी और उसके माथे पर एक चमकदार निशान उभर आया, रक्षक चिन्ह। फिर वो बोला, आरिफ ने तुझे शिकार बनाया, तेरे जरिए दूसरों को फंसाया, लेकिन मैं एक रक्षक हूं। हम वो हैं जो इन जंगलों के पुराने जादू को रोकते हैं। मैं तुझे छुड़ाने आया हूं रवि, लेकिन एक शर्त पर। मैं हक्का बक्का रह गया। आखिर क्या शर्त है?
तू चाहता है आजादी तुझे मिले, वो मिलेगी, लेकिन पहले तुझे अपनी परछाई को मारनी होगी। उस हिस्से को मारना होगा जो अब आरिफ बन चुका है। मैं अब समझ गया था मुझे क्या करना है। मैं सूरज के साथ उस सुरंग की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा और फिर हम दोनों उस सुरंग में उतर पड़े जहां दीवारें अब भी सांस ले रही थी। मैं जहां पहले डरता था, आज वो दीवारें मुझसे डरती थी। सूरज ने मुझे एक तावीज दिया जो चांदी का था, लेकिन उसमें अजीब सी गर्मी थी और वो बोला, ये पवित्र यंत्र है, इसे तोड़ते ही तेरा बंधन टूट जाएगा, लेकिन तुझे एक बार अपनी आत्मा में झांकना होगा। तभी अचानक एक धुआं उठने लगा और सामने आरिफ खड़ा हो गया, आंखों में आग लिए और शरीर से भाप निकलती हुई, और बोला, तू नहीं जा सकता रवि, तू मेरा है, अब तू भी वही है जो मैं हूं। तभी सूरज ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। पूरा जंगल जैसे गूंज उठा। रवि, अब या तो तुझे मरना होगा या बदलना होगा। मैंने तावीज को देखा और अपनी आंखें बंद की। मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दी, बचपन की वो गलियां, वो दोस्त और एक रोशनी, और फिर मैंने तावीज सुरंग की दीवार पर दे मारा। तावीज के टुकड़े टुकड़े हो गए। तावीज के टूटते ही पूरी सुरंग हिलने लगी, दीवारें चिल्ला पड़ी, पेड़ झुक गए और जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आरिफ जमीन पर ही गिर पड़ा, उसकी परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। आरिफ जमीन पर ही गिर पड़ा, उसकी परछाई धुएं में ही बदलकर गायब हो गई और मेरे अंदर कुछ हल्का हुआ, जैसे कोई बोझ हट गया हो। सूरज बोला, अब तू आजाद है, लेकिन इस जंगल की यादें तुझे नहीं छोड़ेंगी। जो तुझे लुभाएगा वो तुझसे हमेशा कुछ छीन लेगा। चल अब बाहर चले। अगली सुबह जंगल शांत था। सूरज का प्रमोशन हुआ, अब वो हेड ऑफिस में बैठता है, एक साधारण कर्मचारी की तरह। रवि या आरिफ नाम का यहाँ कोई लड़का था ही नहीं। रजिस्टर में कोई नाम नहीं, कोई फोटो नहीं और ना ही कोई पहचान। लेकिन सुरंग के पास अब भी वो तावीज टूटा पड़ा है और धूप में एक परछाई दिखती है जो किसी की नहीं होती। जंगल की नौकरी अब खत्म है, लेकिन वो जंगल, वो जादू, वो आवाजें अब भी कहीं है जो किसी की तलाश में है। लेकिन जंगल हमेशा जिंदा रहेगा। अगर किसी दिन कोई तुमसे कहे जंगल के बीच एक नौकरी है, बस पहरा देना है, रुपए पूरे 40,000 मिलेंगे, तो बस हंस देना, क्योंकि अब तुम जानते हो वो नौकरी नहीं, एक परछाई है।